शेखर ई स्टडी में आप सभी का स्वागत है। प्रिय विद्यार्थियों, हमारे इस ऑनलाइन इंस्टीट्यूट के माध्यम से आप सभी को गणित और हिंदी विषय का आधारभूत तरीके से अध्यापन कराया जाता है, जिसमें कहीं अगर थोड़ी बहुत त्रुटि हो जाती है तो उसके लिए हम क्षमा प्रार्थी हैं और इस संबंध में आपके सुझाव आमंत्रित हैं। धन्यवाद। हेलो दोस्तों, मैं शेखर स्वागत करता हूं आपका अपने YouTube चैनल शेखर ई स्टडी पॉइंट पर। दोस्तों, समाज हिंदी की कक्षाएं आपकी चल रही थी, जिसमें हमने बहुत सारे टॉपिकों का अध्ययन कर लिया। ठीक है, हमने वर्णमाला को पढ़ना आरंभ किया था। वर्णमाला के 2 पार्ट आ चुके हैं। अगर आपने नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट बनी हुई है, प्लेलिस्ट में जाइएगा, वहां पे क्रम से आपको सारे वीडियो मिल जाएंगे। ठीक है, अगर आपने अभी तक एक भी अगर वीडियो न देखे हो तो प्लेलिस्ट में सारे वीडियो एक क्रम से लगे हुए हैं। भाषा क्या थी, भाषा की उत्पत्ति, हिंदी, हिंदी का विकास, लिपियां, ये सारी बहुत सारे वीडियो जो आपकी पीछे की कक्षाएं बता दी गई हैं, वो सारे आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे। आप अवश्य देख लीजिएगा। ठीक है, आज वर्णमाला का तीसरा पार्ट होगा संभवतः। अब इसके पीछे के 2 पार्ट आपको वर्णमाला के परिचय करा दिया गया है, और मैंने इसके जस्ट पीछे वाले भाग में यह बताया था कि वर्णमाला आपको 3 भागों में विभाजित करके बताई जाएगी: स्वर, व्यंजन और अयोगवाह। ठीक है, मैंने बताया था कि वर्णमाला को क्या आप कैसे पढ़ेंगे, स्वर में, व्यंजन में और अयोगवाह में विभाजित करके पढ़ेंगे। मैंने वहां पे संक्षिप्त परिचय भी दिया था कि स्वर जिनकी संख्या मूल रूप से कितनी होती है, 11। व्यंजन जिनकी संख्या मूल रूप से 33 होती है। अयोगवाह कितने होते हैं, 2 होते हैं। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, एक एक चीज को विस्तृत तरीके से पढ़ेंगे। अब देखिए, एक स्वर को देखेंगे, इसके बाद व्यंजन देखेंगे, फिर अयोगवाह देखेंगे। ठीक है, वर्णमाला के यही 3 भाग आपको पढ़ने हैं। देखिए, मैंने वहां पे आपको बताया था कि स्वर जो होते हैं वो निराश्रित होते हैं, वो स्वतंत्र रूप से होते हैं, मतलब वो किसी पे आश्रित नहीं होते। लेकिन व्यंजन जो होता है वो स्वरों की सहायता से होता है, क्योंकि मैंने वहां पे आपको व्यंजन के जो व्यंजन शब्द है उसे ओपन करके बताया था कि वी धन अम धन जन, मतलब भिन्न समूहों से बना हुआ। ठीक है, भिन्न समूह के मिश्रित रूप से बना हुआ है व्यंजन। व्यंजन आप जानते हैं किसकी सहायता से बोले जाते हैं, स्वरों की सहायता से बोले जाते हैं। ठीक है, तो स्वर, व्यंजन और अयोगवा, अयोगवा भी मैंने बता दिया था कि ये 2 होते हैं, अंग और अह। ठीक है, तो इन्हें भी आपको बताया जाएगा, एक एक क्रम करके विस्तृत तरीके से आपको बताया जाएगा। आप अपनी नोट्स पे लिखते चलिए। ठीक है, तो आज पहला जो होगा उसमें आपका स्वर होगा। आज हम स्वर के परिचय को जानेंगे और स्वर के कितने प्रकार से विभाजन किया गया उन्हें एक एक करके देखेंगे। ठीक है, देखिएगा, स्वर को आपको हर्ष स्वर, दीर्घ स्वर, संयुक्त स्वर, प्लुत स्वर और संधि स्वर में देखना है। ठीक है, कि हर्ष स्वर क्या होता है, फिर दीर्घ, दीर्घ के बाद संयुक्त स्वर, फिर प्लुत स्वर और संधि स्वर, ये क्या होते हैं, इन्हीं को आपको देखना है। यहीं में आपके पूरे स्वर का भाग है। ठीक है, मतलब जो आप स्वर को देखेंगे वो इन्हीं में समाहित है। तो आइए एक एक करके देखते हैं हर्ष स्वर क्या होता है। देखिए, हर्ष स्वर की बात करें तो हर्ष स्वर को मूल स्वर कहा जाता है। मूल मतलब ये आधार होते हैं, सभी स्वरों का यही आधार होता है, मूल स्वर होता है। ठीक है, इसे हर्ष स्वर कहते हैं। इसमें उच्चारण में कम मात्रा का समय लगता है, मतलब अल्प समय में ही इसका उच्चारण हो जाता है। इसे एक मात्रिक स्वर भी कहते हैं, क्योंकि कम मात्राएं लगती है, एक मात्रिक स्वरों की श्रेणी में यह आता है। ठीक है, आधार स्वर होता है, मूल स्वर होता है। अगर आपसे पूछ दे कि मूल स्वर किसे कहते हैं तो हर्ष स्वर को कहते हैं। आधार स्वर किसे कहते हैं तो हर्ष स्वर को कहते हैं। एक मात्रिक स्वर किसे कहते हैं तो हर्ष स्वर को कहते हैं। ठीक है, मैंने यहाँ पे लिख दिया है। सभी स्वरों का यह आधार होता है, इसके उच्चारण में कम मात्रा का समय लगता है, इनकी एक मात्रा होती है। ठीक है, इनके उच्चारण में कम समय लगता है और इनकी एक मात्रा होती है, इसलिए इसे एक मात्रिक कहते हैं। और उच्चारण में कम समय लगता है, इसलिए इसे मूल स्वर के रूप में एक आधार माना जाता है। ठीक है, जैसे उदाहरण के तौर पे अ, ई, उ, ऋषि। ठीक है, अ, ई, उ, ऋषि, मतलब मूल स्वरों की संख्या अगर आपसे पूछ दे तो कितनी है, तो आप कहेंगे कि मूल स्वरों की संख्या कितनी है, 4 है। आप लिख लीजिएगा, मूल स्वरों की संख्या कितनी होती है, 4 होती है। अ, ई, उ, ऋषि, यह सभी स्वरों का आधार होता है। यहाँ पे आधार स्वर इसीलिए कहा गया है कि वो सभी स्वरों का आधार होता है, मतलब अब जितने स्वर आएंगे वो इन्हीं से मिलके बने होंगे। ठीक है, इसलिए इसे मूल स्वर कहते हैं, एक मात्रिक स्वर कहते हैं। सभी स्वरों का आधार, इसमें उच्चारण में कम समय लगता है, इनकी एक मात्रा होती है। अपने कॉपी पे आप नोट कर लीजिएगा। ठीक है, ये हर्ष स्वर की विशेषताएं हैं। अगर आप दीर्घ स्वर की बात करेंगे तो हर्ष स्वर की अपेक्षा दीर्घ स्वर में अधिक मात्रा का समय लगता है, मतलब उनके उच्चारण में आपको अधिक समय लगेगा हर्ष स्वर की अपेक्षा। ठीक है, इन्हें स्वजाति स्वर कहते हैं। दीर्घ स्वर को स्वजाति स्वर कहते हैं, इनके उच्चारण में अधिक समय लगता है, किसकी अपेक्षा, हर्ष स्वर की अपेक्षा। मैंने यहाँ पे लिख दिया है,
दीर्घ स्वर। आपसे पूछ सकता है स्वजाति स्वर किसे कहते हैं, आप कहेंगे दीर्घ स्वर को कहते हैं। उच्चारण में ह्रस्व से 2 गुना का समय लगता है, मतलब जितने में आप ह्रस्व को उच्चारण करते हैं उससे दुगुना में आप दीर्घ का उच्चारण करेंगे, ठीक है। अब देखिए स्वजाति क्यों कहते हैं, क्योंकि यह अपनी ही जाति के स्वरों से मिलकर बना होता है। जैसे देखिए अ का अ से मेल होगा तो आ बन जाएगा, ई का ई से मेल होगा तो बड़ी ई बन जाएगी, ऊ का ऊ से मेल होगा तो बड़ा ऊ बन जाएगा। देखिए अ और आ क्या है, स्वजाति है, अ और अ क्या है, स्वजाति है, मिलके क्या बना, आ बन गया। ई और ई क्या है, स्वजाति है, मिलके क्या बन गया, ई बन गया, बड़ी ई बन गया। ऊ और ऊ क्या है, स्वजाति है, मिलके क्या बन गया, बड़ा ऊ बन गया। तो दीर्घ स्वर या स्वजाति स्वर कितने होते हैं, 3 होते हैं, आ, बड़ी ई, बड़ा ऊ, ठीक है। यहाँ पे मैंने यहाँ पे लिख दिया, आप इसे नोट कर लीजिएगा, ठीक है। तो ये ह्रस्व स्वर और दीर्घ स्वर के विषय में पहचान थी, आप यहाँ पे लिखते चलिएगा। आपने 4 स्वरों को यहाँ पे जाना ह्रस्व स्वर के रूप में, 3 स्वरों को आपने यहाँ पे देखा किसके रूप में, दीर्घ स्वर के रूप में, ठीक है। तो अब आइए देखिए ह्रस्व हो गया, दीर्घ हो गया। अब आइए अगला इसका विभाजन देखते हैं। देखिएगा अगला है संयुक्त स्वर। संयुक्त स्वर को विजाति स्वर भी कहते हैं। जैसे आपने दीर्घ स्वर को देखा सजाती स्वर, उसी प्रकार से संयुक्त स्वर को आप विजाति स्वर के रूप में देखेंगे। दीर्घ स्वर को सजाती स्वर क्यों कहते थे, क्योंकि 2 समान स्वरों के मेल से ही दीर्घ स्वर बनता था। और इसे संयुक्त स्वर को विजाति स्वर इसलिए कहते हैं क्योंकि यहाँ पे 2 असमान स्वरों के मेल से यह बनता है। जैसे आप देखिएगा अ और ई, अ दूसरी जात क्या और ई दूसरी जात क्या, अगर दोनों मिल गए तो ए बन गया, ठीक है। अ और ए बन गया, फिर अ और उ ओ बन गया, और अ और ओ औ बन गया। मतलब ए ओ औ, मतलब संख्याओं में 4 ये क्या होते हैं, संयुक्त स्वरों की श्रेणी में आते हैं। जिस प्रकार से आपने ह्रस्व को 4 संख्याओं में देखा अ ई उ ऋषि, दीर्घ स्वर को आपने देखा आ ई उ, ठीक है। और उसी प्रकार से संयुक्त स्वर को ए ओ औ, ठीक। तो क्या होते हैं, ये विजाति स्वर होते हैं। क्यों विजाति होते हैं, क्योंकि इनकी अलग अलग भिन्न भिन्न जातियों से मिलके बने। जैसे आ का मेल ई से हो रहा है, आ का मेल ए से हो रहा है, आ का मेल ऊ से हो रहा है, और आ का मेल ओ से हो रहा है, तब जाके ये चारों बन पा रहे हैं। इन्हें क्या कहेंगे, संयुक्त स्वर कहेंगे। क्यों, देखिए संयुक्त स्वर किस लिए कहते हैं, क्योंकि ये 2 स्वरों के मेल से बन रहे हैं। देखिए यहाँ पे 2 स्वरों का मेल हो रहा है, इससे बन रहा है, इसलिए इसे संयुक्त स्वर कहते हैं। 2 स्वरों के मेल से दीर्घ भी बनता है, उसे भी आप संधि या संयुक्त स्वर की श्रेणी में रख सकते हैं। लेकिन संयुक्त स्वरों की जहां बात आएगी उन्हें आप ए आई ओ औ के रूप में दर्शाएंगे, ठीक है। अभी मैं आगे फिर आपको संधि स्वर की डिफाइन करूंगा, तो मैं आपको बताऊंगा दीर्घ स्वर की श्रेणियां, ठीक है। ये आपका संयुक्त स्वर हो गया, नहीं आप लिख लीजिएगा, संख्याओं में 4 होते हैं, जानते रहिएगा, पूछा जा सकता है। ए आई ओ औ क्या है, संयुक्त स्वर है। कैसे मिलके बने हैं मैंने यहाँ पे बता दिया, ठीक है। अब आए प्लुत स्वर की बात करें, तो प्लुत स्वर जो होता है मूलतः संस्कृत से लिया गया स्वर है, ठीक है। प्लुत स्वर कहाँ से लिया गया है, मूलतः ये संस्कृत से लिया गया है। इसके उच्चारण में 2 से अधिक मात्रा का समय लगता है। मतलब आप ह्रस्व से अधिक मात्रा का उच्चारण करेंगे तो दीर्घ स्वर, और दीर्घ स्वर से भी अधिक मात्रा में उच्चारण करेंगे तो क्या हो जाएगा, प्लुत स्वर हो जाएगा। लिखा है उच्चारण में 2 से अधिक मात्रा का समय लगता है। जैसे नाटकों का संवाद होता है, जैसे आप एक शब्द लेंगे राम, तो राम नहीं कहा जाता, राम। जब नाटक चलता है तो इस तरीके से उच्चारण किया जाता है, इस तरीके से। तो ये जो इस बीच का जो समय लग रहा है, ये प्लुत स्वर की श्रेणी में आता है, ठीक है। इनकी संख्या शून्य होती है, क्योंकि आप इन्हें प्रदर्शित नहीं कर सकते, आप इन्हें केवल भाषा के तौर पर उच्चारित कर सकते हैं, इसलिए इनकी संख्या प्लुत स्वरों की संख्या शून्य होती है, ठीक है। जैसे ऐसे शब्द हो गया राम, नाटकों के संवादों में या आपकी देसी बोलचाल की भाषाओं में जो उच्चारण किया जाता है आव, इस तरीके के शब्दों को, तो वो जो अंतराल के थ्रू बोले जाते हैं। जैसे राम में आप साधारण राम बोलेंगे और जो इस तरीके से राम बोलेंगे, इनके मध्य में अंतराल होता है। जो नाटकों के संवाद होते हैं उस तरीके में प्लुत स्वर का प्रयोग किया जाता है। यह मूलतः कहाँ से लिए जाते हैं, यह मूलतः संस्कृत का भाग होता है, ठीक है। तो आपने देखा ह्रस्व स्वर को देखा, दीर्घ स्वर को देखा, संयुक्त स्वर को देखा, प्लुत स्वर को देखा। एक और आपका है संधि स्वर। हालांकि संधि स्वर जो होता है वह दीर्घ स्वर और संयुक्त स्वर का ही भाग होता है, ठीक है। दीर्घ स्वर और संयुक्त स्वर को मिला देंगे तो वही संधि स्वर कहलाता है। क्यों, क्योंकि दीर्घ स्वर भी देखिए 2 स्वरों के मेल से बनता है, और संयुक्त स्वर भी 2 स्वरों के मेल से बना होता है, इसीलिए इन्हें संधि स्वर की श्रेणी में रखा जाता है, ठीक है। तो संधि स्वर की बारे में 1-2 लाइन हम बता देते हैं, आप जानते रहिएगा।
देखिए संधि स्वर जो होता है वो दीर्घ स्वर और संयुक्त स्वर को ही संधि स्वर कहते हैं। ठीक है, मैंने आपको बताया अभी अभी कि दीर्घ स्वर भी दो स्वरों से मिलकर बना होता है और संयुक्त स्वर भी दो स्वरों से मिलकर बना होता है। ठीक है, तो इन दोनों को क्या करते हैं, संधि स्वर की श्रेणी में रखते हैं। ठीक है, अगर हो सकता है दीर्घ स्वर के स्थान पर संधि स्वर पूछ दे तो भी आप दीर्घ स्वर को समझेंगे। दोनों एक साथ विकल्प में नहीं होंगे, जब भी होंगे दोनों अलग अलग होंगे, या तो संयुक्त स्वर दिया होगा या दीर्घ स्वर दिया होगा, तभी आपसे पूछेगा संधि स्वर के बारे में। ठीक है, क्योंकि दीर्घ स्वरों की संख्या कितनी होती है, 3, संयुक्त स्वरों की संख्या कितनी होती है, 4, तो 3 और 4 मिलके 7, मतलब संयुक्त संधि स्वरों की संख्या कितनी होती है, 7 होती है। ये जो संधि स्वर है इनकी टोटल संख्या कितनी होगी, 7, क्योंकि 3 क्या है, दीर्घ स्वर है, और 4 क्या है, संयुक्त स्वर है। अभी अभी मैंने बताया। देखिए आपने स्वरों का विभाजन पढ़ा, उसमें देखिए आपने ह्रस्व स्वर के बारे में पढ़ा। ह्रस्व स्वर को मैंने मूल स्वरों की संज्ञा दी, जिनकी संख्या क्या होती है, 4 होती है। अ ई उ ऋषि, संख्या कितनी, 4। दूसरा आपने देखा दीर्घ स्वर। दीर्घ स्वर को मैंने बताया कि सजाती स्वर होते हैं, दो समान जाति के स्वरों से मिलकर बने होते हैं, संख्या के रूप में 3 होते हैं। आ ई बड़ाऊ, ठीक है, आ बड़ी बड़ाऊ, संख्या के रूप में 3। तीसरा आपने देखा संयुक्त स्वर। संयुक्त स्वर क्या होते हैं, ये विजाति समूह के विजाति स्वर होते हैं, क्योंकि ये विभिन्न जातियों के समूहों से मिलकर बने होते हैं, जैसे ए आई ओ औ, संख्या के रूप में 4। उसके बाद प्लुत स्वर की हमने चर्चा की। प्लुत स्वर को मैंने बताया जैसे नाटकों के संवाद होते हैं, राम करके, मतलब जो आपकी आवाज को काफी खींच के बोला जाता है, उस तरीके के शब्दों को प्लुत स्वर कहते हैं। इनकी संख्या शून्य होती है, इनकी कोई संख्या नहीं होती, ये तो केवल बोलियों में प्रयोग होते हैं। ठीक है, तो आर टोटल देखिए आपने 4, 3, 7, 4, 11। अगर आपसे पूछ दे स्वरों की संख्या कितनी होती है, तब आप कहेंगे 11। कौन कौन से होते हैं, देखिए मैंने यहाँ पे बता दिया। ठीक है, अ ई उ ऋषि, आ ई उ, ए आई ओ। ठीक है, इतने ही स्वर आप पढ़ते आए हैं, इनकी संख्या कितनी होगी, 11। तो स्वरों की संख्या कितनी होती है, 11। ठीक है, तो यहाँ पे आपका स्वर वाला भाग समाप्त होता है। अगले पार्ट से हम व्यंजन की शुरुआत करेंगे और व्यंजन का विभाजन देखेंगे, क्योंकि व्यंजन थोड़ा लंबा टॉपिक है, उसमें बहुत सारे तथ्यों को आपको समझना होगा। तो आइए अब अगले पार्ट से हम देखते हैं व्यंजन को।